Hello students, how are you? You might be keeping fit, fine and healthy also. Please enjoy yourself and also give time for studies. बच्चों जो आज का टॉपिक है हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पर्पस से, नीट पर्पस से और जेई मेंस पर्पस से। तो आज मैं मिक्सचर ही पढ़ाऊंगा सबका, मतलब आइसोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ रहे हैं और उसका भी मिक्सचर पढ़ाऊंगा। अगर ये टॉपिक आप सही से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो चाहे जेई मेंस में कोई क्वेश्चन आए, चाहे नीट में कोई क्वेश्चन आए, बोर्ड में आए, आपसे छूटेगा नहीं। आप प्रॉपरली 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर थोड़ा अच्छी तरीके से फोकस करना है और नहीं समझ में आए बार बार देखिए, रिवाइंड करिए, देखिए। नहीं समझ में आए कमेंट में डालिए, फ़ोन करिए और मुझसे पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वापस आते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो है क्या आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स? इनको समझने के लिए हम एकदम इसकी डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे कि आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स ये है, बिल्कुल डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। डेफिनेशन आपको खुद बनानी है, आप खुद बना लीजिएगा और खुद बना पाएंगे तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर तरीके से जान लेंगे तो डेफिनेशन आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, डेफिनेशन लिखूँ तो शायद कम समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नहीं आए तो सारी कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लिख दीजिए, वही डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लिखिए, वही डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। चाहे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या प्रॉपर्टीज की, एक ही बात होगी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो आप डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। आप लोग जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं और इनके दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दोनों कंपोनेंट लिक्विड में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपोनेंट लिक्विड हो, एक कंपोनेंट गैस हो, या एक कंपोनेंट सॉलिड हो, एक कंपोनेंट लिक्विड हो। दोनों ही कंपोनेंट्स इसके लिक्विड होंगे और दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड होंगे, दोनों ही वोलाटाइल। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट वोलाटाइल लिक्विड हो, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल हो, बिल्कुल नहीं। दोनों ही कंपोनेंट शुड बी वोलाटाइल लिक्विड्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? These are binary solutions। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस in which both the components, दोनों component, that is solute and solvent, both the components, that is solute and solvent, are volatile liquids। दोनों ही लिक्विड होंगे और वो कैसे होंगे? वोलाटाइल लिक्विड्स। गैस लिक्विड सॉल्यूशन नहीं चलेगा। अगर गैस लिक्विड सॉल्यूशन है तो वो कभी भी आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स वही कंपोनेंट, वही लिक्विड्स फॉर्म करते हैं जो वोलाटाइल होंगे। दोनों ही वोलाटाइल होना जरूरी है। नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट,
मतलब आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स का एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही कंपोजिशन एक फिक्स होगा। अगर वो कंपोजिशन अचीव हो गया तभी वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा। मींस दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस। मतलब क्या, इसका मतलब समझिए कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो उस सॉल्यूशन में है उनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। अगर इतना हो तभी वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ 95% ethanol एंड 5% वाटर। शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस पे पढ़ाया था कि इथेनॉल और वाटर का जो अगर सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होता है, मतलब उसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में 95% इथेनॉल हो और केवल 5% वाटर हो तो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। एक बार और, अगर उस सॉल्यूशन में 95% इथेनॉल और 5% वाटर हो तो ऐसा जो मिक्सचर होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा, वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इथेनॉल का परसेंटेज 94% है और वाटर 6% है, वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होगा लेकिन आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। अगर यह इथेनॉल 97% हो जाए, 95.5% हो जाए, वाटर 5.5% हो, तब भी आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। मतलब कंपोजिशन इतना ही चाहिए, इथेनॉल 90% और 5% वाटर हो तभी वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। मींस दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स है, इतना ही चाहिए, 94% नहीं चाहिए, 95.5% नहीं चाहिए, 95.2% नहीं चाहिए, चाहिए कितना इथेनॉल, 95%। ओके, एक और, a solution of 68% HNO3 and 32% वाटर। ये मैंने एग्जाम्पल में आपको लिखवाया था, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर ऐसे सॉल्यूशन में इथेनॉल 68% हो जाए, सॉरी HNO3 68% हो जाए, 68%, तो आप समझिए वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। अगर कहीं 67.5, 67.8% तक है तो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। जैसे ही 68% हो जाएगा तुरंत वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करने लगेगा। 68.5 हो गया, आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। 69% हो गया HNO3, आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो जिनका कंपोजिशन फिक्स हो वही आइसोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये जो है कैसा सॉल्यूशन है, आपने पढ़ा है पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउंड स्लैश से, ये पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है। अगर उसमें 95% इथेनॉल 5% वाटर हो जाए तो वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, लेकिन वो पॉजिटिव डेविएशन तो शो करेगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। और ये कैसा सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल्स में लिखा है ऑलरेडी। अगर आप नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है HNO3 और वाटर का मिक्सचर या सॉल्यूशन। ओके, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, फिक्स्ड कंपोजिशन होता, अगर इतना ही है तभी वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह काम करेगा। अब जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब समझिए। ओके, मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, दे बॉयल at constant temperature।
मतलब क्या, जरा मतलब समझिए, ये 95% इथेनॉल और 5% वाटर का जो सोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉईल करेगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट है इस आइसोट्रोपिक मिक्सचर का 351 केल्विन। ये सोल्यूशन 351 केल्विन पर ही बॉईल करेगा, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट नियरली 352 और 353 के बीच में है, 352 केल्विन है। तो ये सोल्यूशन 351 पर बॉईल करने लगेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर 351 पहुंचा, तुरंत सोल्यूशन बॉईल करने लगेगा। ये जो HNO3 और वाटर का सोल्यूशन है ये शार्प 396 केल्विन पर बॉईल करेगा, जबकि वाटर का 373 है बॉइलिंग पॉइंट, और इसका HNO3 का 356 केल्विन है। दोनों का अलग अलग है, प्योर फॉर्म में अलग अलग अगर आप लेंगे तो ये अलग अलग उस पर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होंगे। अगर ये कंपोजिशन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका 60% HNO3 हो और 40% वाटर हो, तो वहाँ पर HNO3 जो आपका बॉइल होगा वो 356 केल्विन पर बॉइल होगा और वाटर जो है 373 केल्विन पर बॉइल होगा। लेकिन जैसे ही कंपोजिशन पहुँच गया, तो इस कंपोजिशन के पहुँचने के बाद में ये मिक्सचर 396 केल्विन पर बॉइल होगा। इसके बारे में इलाबोरेट वे में बात करेंगे, बताएंगे हम। द बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ या आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 95% इथेनॉल C2H5OH and 5% water. बच्चों दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटली पता है। इसका बीपी क्या है? इसका बीपी नियरली हम कह सकते हैं 352 केल्विन, कहीं कहीं 353 भी लिखते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। मतलब अगर ये परसेंटेज नहीं पहुंचता है, ये कंपोजिशन नहीं होता, मान लीजिए इथेनॉल 94% है, इथेनॉल 94%, वाटर 6% है, तो इथेनॉल 352 केल्विन पे बॉईल करेगा और पानी 373 उसी सोल्यूशन में। लेकिन जैसे ही ये कंपोजिशन आपको मिल गया, उस सोल्यूशन में 95% इथेनॉल हो गया और 5% वाटर हो गया, तो दिस सोल्यूशन ऑफ दिस बॉइल सेट 351 केल्विन। ये पूरा सोल्यूशन, मतलब इस सोल्यूशन में इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन हो जाएगा। दोनों ही इसी टेम्परेचर पर बॉइल करेंगे, ना कि 373 ना कि 352 पर। और मैं समझा रहा हूं कि जो आइसोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कांस्टेंट शार्प बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मतलब एक ही पॉइंट, रेंज नहीं होता। अगर आपने 95% इथेनॉल और 5% वाटर मिलाया और उससे आइसोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन में इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होगा, दोनों इसी टेम्परेचर पर बॉइल करने लगेंगे। लेकिन अगर आपका 95% इथेनॉल नहीं है, से 90% इथेनॉल है, तो वह आइसोट्रोपिक मिक्सचर नहीं होगा। तो ऐसे मिक्सचर में, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 90% इथेनॉल और 10% वाटर होगा, तो इथेनॉल 352 केल्विन पर बॉइल करेगा और वाटर 373 केल्विन पर बॉइल करेगा। इस सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। लेकिन ये जो सॉल्यूशन जब फॉर्म होगा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर जब फॉर्म हो जाएगा, तो दोनों ही कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन हो जाएगा। ओके, ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, डेफिनेशन तो आप खुद बना पाएंगे। सेकेंड अगर सॉल्यूशन हमने देखा, सॉल्यूशन ऑफ %68 HNO3, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट
नियरली 356 केल्विन है। हाउ मच? 356 केल्विन। अगर HNO3 प्योर फॉर्म में है या किसी सोल्यूशन में है जिसमें 68% HNO3 नहीं है, इसमें 68% HNO3 नहीं है, उसमें HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन ही होगा। और 32% वाटर। यहां पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 373 केल्विन है, 373.15, लेकिन यहाँ पर लेकिन अगर ये कंपोजिशन मिल गया, अगर HNO3 68% हो गया और वाटर 32% हो गया, तो ये पूरा सोल्यूशन एक शार्प टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉइल करेगा। मतलब वहां पर HNO3 का 356 नहीं होगा, उस सोल्यूशन में वाटर का 373 नहीं होगा। दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों ही बॉइल करेंगे, और दैट बॉइलिंग पॉइंट इज 396। मतलब अगर इन दोनों का आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा जिसमें 68% HNO3 और 32% वाटर है, तो ऐसे मिक्सचर में HNO3 और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 396 होगा। अगर ये कंपोजिशन नहीं है, फॉर एग्जांपल HNO3 64% है उस सोल्यूशन में, और आपका वाटर जो है 36% है, 64% है अगर HNO3 तो बाकी बचा वाटर 36 होगा, 100% ही तो होता है। तो ऐसे सोल्यूशन में HNO3 356 केल्विन पे बॉइल करेगा, और वाटर जब 36% है तो 373 का। लेकिन अगर ये कंपोजिशन आपने फाइंड आउट कर लिया, ये कंपोजिशन पहुंचा दिया जिसमें 68% HNO3 और 32% वाटर है, तो ऐसा सोल्यूशन यहाँ ना ही इस पे बॉइल करेगा ना ही इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर बॉइल करेगा। दे हैव कांस्टेंट, दे हैव फिक्स्ड, दे हैव शार्प बॉइलिंग पॉइंट। एक ही बॉइलिंग पॉइंट, एक ही टेम्परेचर पर दोनों ही कंपोनेंट, उस सोल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट बॉइल करेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना है, यही क्वेश्चन। ओके, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। पहली आपने कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी कि ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। फिर दूसरी का आपने कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऐसे मिक्सचर्स का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, मतलब जो कंपोनेंट होंगे दोनों वोलेटाइल लिक्विड होंगे, एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इथेनॉल और वाटर का हम आइसोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना चाहते हैं, इथेनॉल और वाटर का आइसोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना चाहते हैं, तो उसमें 95% इथेनॉल होना चाहिए और 5% वाटर होना चाहिए। तो अब ये मिक्सचर, ये कंपोजिशन फिक्स हो गया, मतलब कितना, 95% इथेनॉल और 5% वाटर, तब ये आइसोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। कभी भी इथेनॉल और वाटर का आइसोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए इथेनॉल शुड बी 95% एंड वाटर शुड बी 5%। ऐसे ही HNO3 और वाटर का अगर आपको आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करना है तो उसमें HNO3 शुड बी 68% एंड वाटर शुड बी 32%, तभी HNO3 का आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा, नहीं तो HNO3 का आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा इसका, कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर, मतलब क्या है इसका कांस्टेंट शार्प, मतलब ये हो गया कि ऐसे मिक्सचर्स के दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। आई रिपीट, ऐसे सॉल्यूशंस के दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 95% इथेनॉल और 5% वाटर लो, तो उसमें इथेनॉल और वाटर, क्योंकि आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म हो गया, इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351 केल्विन हो जाएगा। वाटर का वैसे इंडिविजुअल 373 है, लेकिन अब पानी जो है 373 पर नहीं बॉइल करेगा, कितने पर, 351 पर। इथेनॉल 351 केल्विन पर बॉइल करेगा रादर देन 352 और 353। ठीक है। अच्छा, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्यों कम हो गया, उसकी बाद में हम बात करेंगे, उसका रीजन भी बताएंगे कि यहाँ जो है दोनों ही कंपोनेंट, देखो इसका 356, इसका 373, जो सोल्यूशन बना उसका इन दोनों से ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ जो सोल्यूशन बना उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से
इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। या तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, या फिर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। या तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, दैट इज 351, देख लीजिए पानी का 373 है, इथेनॉल का 352 है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ देखिए HNO3 का 356 है, वाटर का 373, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दोनों जो भी कंपोनेंट है, उन दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, इनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहते हैं। मैक्सिमम मतलब ज्यादा हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट हाई। और अगर दोनों ही कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाए, इनको हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट से मिनिमम हो जाए, कम हो जाए, दैट नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इन दोनों का कैटेगराइजेशन देखेंगे, क्योंकि एज़ोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होते हैं और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। मैक्सिमम मतलब मोर, ऐसे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो। ठीक है, ओके। तो मतलब ये कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइल होते हैं, शार्प। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, and this is most important, fourth characteristic for azeotropic mixtures। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो जरा समझिएगा। for azeotropic mixtures, X solute equals to Y solute। ये क्या लिखा मैंने? This is the mole fraction of solute in liquid phase, and this is the mole fraction of liquid in vapor phase। ये किस में है? ये liquid phase में है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसी बात पर डिपेंड करेगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो एज़ोट्रॉप, यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, सब नीट में। हाँ भाई इतना है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता पाएंगे। तो कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर एज़ोट्रॉप है, तो दोनों कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं फॉर्म कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा होगा सोल्यूशन का। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की बात कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे मिक्सचर्स का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, और ये क्या है? दिस इज वेपर फेज। तो आप इंटरप्रेट क्या कर सकते हो कि ऐसे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज और वेपर फेज में, दोनों ही बराबर हो जाते हैं। Azeotropic mixture में mole fraction of solute in liquid phase will be equal to the mole fraction of solute in vapor phase। लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो जाता है। और इसी तरीके से एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट in liquid phase will be equal to the mole fraction of solvent in, this is in liquid phase तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है तो ऐसे मिक्सचर में सॉल्यूट का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही सॉल्वेंट का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में ही बराबर हो जाएगा। तो एक लाइन लिखेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए। इन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स the mole fractions of solute
in vapor, sorry, in liquid and vapor phase. Becomes same or equal. सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को कैसे बोलते हैं? x, और वेपर फेज में y, दोनों ही बराबर हो जाते हैं. सिमिलरली द मोल फ्रैक्शंस of solvent in liquid as well as vapor phase becomes equal or same. मतलब जो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वो उसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है, दोनों बराबर हो जाते हैं. लिक्विड फेज में सल्यूट का और वेपर फेज में सल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा. अगर बराबर है, कहीं वो कहते हैं कि अगर दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में बराबर है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है. जैसे मैं आपको इसी में एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप जो जरा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग देखिएगा क्या ये आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, X ethanol, mole fraction of ethanol in liquid phase is equal to its mole fraction in vapor phase. Okay, ये solution है. In solution of ethanol and water, इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों बराबर है. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज. तो बताइए क्या ये आपका आइसोट्रॉपिक मिक्सचर होगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शंस लिक्विड फेज और वेपर फेज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बराबर है. therefore solution of C2H5OH and water forms an azeotropic mixture. azeotropic mixture फॉर्म कर रहा है. ठीक है. अगर कहीं ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने देखा है, अगर ऐसा हो इस तरीके से, इन सॉल्यूशन ऑफ HNO3 and water, XHNO3 is not equal to YHNO3, means mole fraction of HNO3 in liquid phase is not equal to mole fraction of HNO3 in vapor phase. ऐसे केस में आइसोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा. Such solution does not form azeotropic mixture. लिक्विड और वेपर फेज दोनों के ही मोल फ्रैक्शंस बराबर होने चाहिए. अब इसका लास्ट
बट नॉट लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। टर्म आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 10 केल्विन, आई रिपीट, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 10 केल्विन का डिफरेंस होता है, ऐसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। एक बार और, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कंपोनेंट्स, मान लीजिए 2 कंपोनेंट, हम इथेनॉल और वाटर की ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 353 या 352 केल्विन है और पानी का 373 है। तो यहाँ लगभग इथेनॉल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में 21 केल्विन का डिफरेंस है। 21 केल्विन का डिफरेंस है। हमें तो डिफरेंस 10 केल्विन का ही चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में 10 एटलीस्ट कम से कम 10 केल्विन का डिफरेंस होता है, ऐसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने इथेनॉल और वाटर का देख लिया। इथेनॉल का 353 केल्विन है, वाटर का 373 है। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज more than 10 Kelvin. Therefore the solution, therefore the components of ethanol solution, that is ethanol and water, can be easily separated by fractional distillation. अगर ethanol और water solution में से ethanol को अलग करना चाहते हैं तो आप ठीक है, water को अलग करना चाहते हैं तो आप ठीक है fractional distillation लगा दीजिए। तो fractional distillation के लिए पहली कंडीशन क्या है, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे सॉल्यूशंस के लिए लगाते हैं, कंडीशन क्या। अब ये सॉल्यूशंस जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, तो उन कंडीशंस को मीट नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म हो गया, 95% इथेनॉल और 5% वाटर फॉर्म हो गया, ऐसा मिक्सचर आपने लिया, तो उसमें से पानी और इथेनॉल को आप बिल्कुल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते, उसका रीजन मैं बताऊंगा। फिफ्थ, तो इसमें सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कंडीशंस क्या है वो जरा देख लेते हैं। फिफ्थ, थोड़ा ये जो आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होगी इलैबोरेट फॉर्म में होगी, सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। नहीं तो हम तो एक लाइन में लिख सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों भाई, क्यों नहीं, क्यों, ऐसा रीजन क्या है, क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा क्या हो जाता है इन मिक्सचर्स में, वो पहले देखते हैं। फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, following conditions, मैं कंडीशंस लिख दूंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा भाई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों नहीं सेपरेट। मस्ट बी फुलफिल्ड, पहली कंडीशन, the difference in boiling points of components, the difference in boiling points of components forming the solution, should be equal to or greater than, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है 3 हो 4 हो
सबके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होना चाहिए शुड बी मोर देन 10 केल्विन। जैसे फॉर एग्जाम्पल solution of इथेनॉल एंड वाटर। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कहेंगे सर अभी तो आप एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोले थे। हाँ, सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, लेकिन अगर 95% इथेनॉल और 5% वाटर हो तो वो सेपरेट नहीं होगा। सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 352 केल्विन। can be separated by fractional distillation। कब तक provided ethanol is not equal to 95% and water is not equal to 5%। ये जरूर लिखना है, provided इथेनॉल का जो परसेंटेज है इज नॉट इक्वल टू 95%। अगर ये इथेनॉल 95% के बराबर पहुंच गया तब हम डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। एंड वाटर इज नॉट, वाटर का परसेंटेज 5% नहीं। अगर इथेनॉल 94% है, 90% है, 80% है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मोर देन 10 केल्विन का डिफरेंस है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला कंडीशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कंडीशन है ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। इसमें लिक्विड फेज में should not be equal to mole fraction of solute in vapor phase। जब तक सल्यूट के मोल फ्रैक्शंस लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों बराबर नहीं होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर बराबर हो गए तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में बराबर है। मोरोवर आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स में दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ही नहीं, 0 केल्विन, बिकॉज दे बॉयल एट कांस्टेंट शार्प बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं, 0 केल्विन डिफरेंस होता है आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या चाहिए? कम से कम 10 केल्विन का डिफरेंस चाहिए कंपोनेंट, लेकिन वहां तो है ही नहीं आइसोट्रॉपिक। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं, एंड अगर एक भी बराबर है दूसरा बराबर नहीं तब भी नहीं होगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर एक बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो, फिर भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सल्यूट के मोल फ्रैक्शन वेपर और लिक्विड फेज में बराबर नहीं लेकिन सॉल्वेंट के बराबर है तो क्या होगा? फिर भी नहीं होगा। दोनों के मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में बराबर होने चाहिए, ठीक है? तब वो आपका आइसोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो सकते। तो मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई कि कैसे सॉल्यूशंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आइसोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं?
क्यों? क्योंकि उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 0 केल्विन होता है। उनके जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं लिक्विड और वेपर फेज में दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। या आना चाहिए, जेईई में इसमें क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, नीट में 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, दे विल आस्क द कंडीशंस, वो आपको एमसीक्यू में दिया होगा, तो अगर सही से आता है तो आप टिक कर देंगे, नहीं आता है तो फिर आप इधर उधर आंसर्स लिखेंगे। ऐसे बोर्ड में भी आता है, एमसीक्यूज आने लगे, तो फिर उनके लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। ओके, चलो अब हम लिख लेते हैं यही हमने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक, हमने कंडीशंस बताई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर 10 केल्विन का है डिफरेंस तो उसके मोल फ्रैक्शन भी बराबर नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि नहीं कोई बच्चा पूछ सकता सर 2 कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 केल्विन है लेकिन इसका लिक्विड और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बराबर हो जा रहा है, तो क्या वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है? क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो कभी भी उनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तब भी नहीं, दोनों कंडीशन पूछे तब भी नहीं, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि नहीं सर वहाँ 10 केल्विन का डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो फिर अगर मोल फ्रैक्शन बराबर है तो 10 केल्विन का डिफरेंस नहीं होगा, और अगर 10 केल्विन का डिफरेंस है तो मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ लिखेंगे 5th कैरेक्टरिस्टिक, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स cannot be separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये 5th कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम बोनस में ही पढ़ा रहे हैं आपको। भाई कंडीशन पता होनी चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, वो अलग से, लेकिन अगर कभी कंडीशंस लिखने को आए, डेफिनेशन लिखने को आए, तो ये सब मत लिखिएगा, केवल आपको ये लिखना है। ये केवल आपके समझने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट पहला, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगा ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सच सॉल्यूशंस। is always equal to 0 केल्विन। लीजिए, अगर कोई एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस 0 केल्विन होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मिक्सचर ऑफ 95% इथेनॉल and 5% water, boils at 351 केल्विन। इसका मतलब क्या हो गया? जब 95% इथेनॉल 5% वाटर है तो इसमें अब क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? BP ऑफ C2H5OH कितना हो गया? 351 केल्विन इस सोल्यूशन में, एंड BP ऑफ वाटर कितना हो गया? इस सोल्यूशन में, इस एज़ोट्रॉपिक सोल्यूशन में इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। अगर एज़ोट्रॉपिक सोल्यूशन नहीं होता तो पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 373 ही रहता, लेकिन इस सोल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट इतना हो। देख लो डिफरेंस 0 है।
डिफरेंस 0 है तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका सेपरेट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन इन and cannot be, यहां पर लिखा separated by fractional distillation. Okay, mole fraction of solute equals to mole fraction of solute in vapor phase and mole fraction of solvent in liquid phase is equal to mole fraction of solvent in vapor phase. क्योंकि ऐसे टॉपिक मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं लिक्विड और वेपर फेज दोनों में बराबर होते हैं, इसीलिए हेंस such mixtures cannot be separated by fractional distillation.